इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को सरेंडर करने और अदालत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अभी नवाज शरीफ को मफरूर करार नहीं दे रहे। तहरीरी हुक्मनामे में बताएंगे सरेंडर कब करना है। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस से मुतालिक अपीलों पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने मरीम नवाज और सफदर के केसेस अलग करते हुए 23 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है या नहीं, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दस्तावेज नहीं। क्या वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक अपने तौर पर तस्दीक की? शहबाज शरीफ के बयान हल्फी की रोशनी में अब तक क्या किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 सितंबर को वफाकी हुकूमत से भी रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, तस्लीम करते हैं नवाज शरीफ के पास इस वक्त कोई जमानत नहीं। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल और सेहतयाब होने पर वतन वापस आएंगे। ताखीर कोरोना की वजह से हुई। मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद बोली कि कानून के सामने सब बराबर हैं, एहतसाब सबका होना चाहिए। मरीम नवाज मरी से काफिले की शक्ल में अदालत पहुंची, कारकुन नारेबाजी करते रहे। ये वही नवाज शरीफ साहब थे जो झूठी रिपोर्टों पर झूठ बोल के झूठी बीमारी के तहत यहाँ से लंदन फरार हुए, और जब से वहां पर गए हैं सड़कों में, गलियों में, कॉफी शॉप्स में आपको इनकी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही अदालत के सामने आते हैं फौरन बीमार हो जाते हैं। ये कैसी बीमारी है जिसमें 9 महीने तक आपको हॉस्पिटल जाने की तौफीक नहीं हुई? अदालती फैसले के बाद अब नवाज शरीफ शदीद बीमार हो जाएंगे, तस्वीरें आना भी बंद हो जाएंगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का वीडियो बयान। मजीद बोले कि शरीफ फैमिली से झूठ के सिवा किसी बात की तवक्को न करें। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था, नवाज शरीफ के खाते में इश्तिहारी का टैग रह गया है, वापस न आए तो वो भी मिल जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नवाज शरीफ को वापस लाने से मुताल्लिक कानूनी ऑप्शंस पर मुशावरत। शुरका को कराची समेत मुल्क में होने वाली हालिया बारिशों पर ब्रीफिंग। इमरान खान का कहना था, मुश्किल वक्त में कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। वजीर आजम आज लाहौर का भी दौरा करेंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नैब ने पार्क लेन का ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। अदालत का रेफरेंस की कॉपीज तमाम मुल्जिमान को फराहम करने का हुक्म। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। कराची में बारिश रुक गई मगर मसाइल न रुक सके। शाहराहों और गली मोहल्लों से पानी की निकासी हुई, न गंदगी और कीचड़ को साफ किया जा सका। पोश इलाकों, डिफेंस और क्लिफ्टन में भी मसाइल के अंबार। कयूमाबाद, खारादर, मीठादर, लियारी और टावर के इलाकों में पानी मौजूद। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात दरपेश। उधर बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। हालिया बारिश आम नहीं, तबाही के लिहाज से दूसरे दर्जे की बारिश है। कराची को दोबारा ठीक करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे और जिम्मेदारान का तयन करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी सरवर का कहना था, कोशिश है जो भी मुमकिन हो अपने सिंध के भाइयों की मदद करें। कराची के मसाइल का पहले ही इल्म था, बारिश होने से सब खुलकर सामने आ गया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का कराची के हालात पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद बोले कि बदतरीन बल्दियाती हुकूमत के खात्मे पर कराची वाले शुक्राने के नवाफिल अदा करें।
मुल्तान में बारिश का दूसरा रोज, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे से बारिश। सवात में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। खुशाब में शदीद बारिश से वादी सून में तोग़यानी। बरसाती नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हो गया। पांच बरामदी शोबों को रियायती नर्ख पर बिजली और गैस फराहम करने पर इत्तफाक़ राय। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ट्वीट में कहा कि खजाना और तवानाई की वजारतों से बातचीत हुई। जुलाई के लिए रेट 7.5 और अगस्त के लिए रेट 9 सेंट फी किलोवाट तय पाया। उधर नेपरा ने सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 84 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने 4 छोटे डैम्स पर इब्तदाई काम शुरू करने की मंजूरी दे दी। उस्मान बज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में कोहे सुलेमान से आने वाले पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए छोटे डैम्स बनाने के उमूर का जायजा। वज़ीर आला का कहना था, छोटे डैमों की तामीर से पसमानदा इलाकों के लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर आएगा। कोरोना वायरस के हमलों में नुमायां कमी। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 300 नए केसेस रिपोर्ट। 4 मरीजों ने दम तोड़ा। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस सिर्फ 8,881 रह गए। सेहतयाब मरीजों की तादाद 2,80,970 हो गई। हुकूमत का तिजारती और तिब्बी मकासद के लिए भंग काश्त करने की इजाज़त देने का फैसला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के 3 अजला में भंग की काश्त की तजवीज़ दे दी गई। पंजाब में पोलियो का मुतासरा एक और बच्चा जाँ बहक, तादाद 4 हो गई। पोलियो प्रोग्राम पंजाब के मुताबिक जाँ बहक 8 माह के बच्चे का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। मजीद 3 केसेस भी रिपोर्ट। सूबे में मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का आखिरी मौका दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अदम पेशी पर नवाज शरीफ को मफरूर करार देने की कार्रवाई शुरू करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर नवाज शरीफ को गिरफ्तारी का खदशा है तो इस हवाले से हिदायत जारी कर देते हैं। समाअत में पेश ना होना जुर्म है। अदालत नया केस शुरू कर सकती है और 3 साल तक सज़ा सुना सकती है। अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें अलग कर दी। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत का स्टेटस क्या है। साबिक वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि उनके मौक्किल जमानत पर नहीं है, वो इलाज की गर्ज से लंदन गए, इस हालत में नहीं कि अभी पाकिस्तान आ सके। आमिर फारूक ने कहा कि अदालत के सामने नवाज शरीफ की 2 अपीलें जेर समाअत हैं। नवाज शरीफ को मखसूस वक्त के लिए जमानत दी गई। इस दौरान नवाज शरीफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई। नवाज शरीफ इलाज की तफसीलात जमा कराते तो पंजाब हुकूमत नुमाइंदा भेजकर तहकीकात कर सकती थी। लाहौर हाई कोर्ट की समाअत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब हुकूमत अदालती हुक्म के मुताबिक अमल दरामद कर रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ हस्पताल में जेर इलाज हैं? अगर वो हस्पताल में जेर इलाज हो तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। पहले तो ये तय होना है कि क्या नवाज शरीफ जानबूझकर मफरूर हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि 2 अपीलें जेर समाअत हैं। एक अपील में इस्तिस्ना दिया तो असर दूसरी अपील पर भी पड़ेगा। आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अभी नवाज शरीफ को मफरूर करार नहीं दे रही, सरेंडर करने का एक मौका दे रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर तलब कर रहे हैं तो फिर आपने फैसला
कर दिया कि नवाज शरीफ के पास बैरून मुल्क रहने का कोई जवाज नहीं। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि नवाज शरीफ का हक तो नहीं छीन रहे, वो सरेंडर करने के बाद दोबारा तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए अदालत से रजू कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आइंदा समाअत पर पेश हूँ। अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक वफाक से 10 सितंबर को मौकफ मांग लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तहरीरी हुक्मनामे में मजीद तफसीलात जारी करेंगे। अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलों को नवाज शरीफ की अपीलों से अलग कर दिया। अदालत ने नवाज शरीफ की 2 केसों में अपीलों पर समाअत 10 सितंबर जबकि एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों की समाअत 23 सितंबर को होगी। हुसैन अहमद, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल और सेहतयाब होने पर वतन वापस आएंगे। इलाज में ताखीर कोरोना की वजह से हुई। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद बोली, कानून के सामने सब बराबर हैं, एहतसाब सबका होना चाहिए। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। शरीफ साहब 3 दफा इस तो कवर झूठे मुकदमे बनाए गए, वो जानते हुए कि वो मुकदमात झूठे थे, उनकी बेटी पे झूठे मुकदमात बनाए गए। मैं तो कभी सरकारी अफसर नहीं रही, मैं कभी सरकारी पोजीशन में नहीं रही। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। सब कानून के आगे बराबर हैं। अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर का हुक्म दिया। नवाज शरीफ झूठी रिपोर्ट्स पर मुल्क से लंदन गए। शहबाज गिल ने वीडियो बयान में कहा कि जब से नवाज शरीफ लंदन गए सड़कों पर फिर रहे हैं। अदालत ने पूछा तो बीमार हो जाते हैं, ये कैसी बीमारी है जिसमें 9 माह तक आप अस्पताल नहीं गए? ये सर्टिफाइड झूठे और जालसाज फैमिली है। अगले चंद रोज तक नवाज शरीफ शदीद बीमार हो जाएंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ साहब 9 सितंबर तक अपने आप को सरेंडर करें। हाँ जी, ये वही नवाज शरीफ साहब थे जो झूठी रिपोर्टों पर झूठ बोल के झूठी बीमारी के तहत यहाँ से लंदन फरार हुए और जब से वहां पर गए हैं सड़कों में, गलियों में, कॉफी शॉप्स में आपको इनकी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही अदालत के सामने आते हैं फौरन बीमार हो जाते हैं। ये कैसी बीमारी है जिसमें 9 महीने तक आपको हॉस्पिटल जाने की तौफीक नहीं हुई? ये सर्टिफाइड झूठे और जालसाज फैमिली है। अब अगले चंद दिन में नवाज शरीफ साहब दोबारा से शदीद बीमार हो जाएंगे लंदन। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास हुआ। 14 निकाती एजेंडे पर गौर हुआ। काबीना ने मुतअद्दिद निकात की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म लाहौर रवाना हो गए। फ़हीम अख्तर से बात करेंगे। फ़हीम, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर में क्या मसरूफियात होंगी और कब तक पहुँचेंगे? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो वफ़ाक़ी काबीना का इजलास है वो ख़त्म हो चुका है और इजलास में जो 14 नुकाती एजेंडा पेश किया गया, लेकिन 3 एजेंडा आइटम्स मौखर कर दी गई और बाकी की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। और उस इजलास के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर रवाना हो गए हैं, जहां पर वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार से मुलाकातें करेंगे और जो मुख्तलिफ इजलास हैं उनकी सदारत भी करेंगे और ओवरऑल जो लाहौर में और बिलखुसूस पंजाब की गवर्नेंस से मुतल्लिक उमूर हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी काबीना की जानिब से इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और मुल्तान में जो बुलंद इमारतों की तमीर है उस पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के वक्त का तयन भी कर लिया गया और काबीना की मंजूरी के बगैर जो सरकारी तकरीरों से मुतालिक जो एक मामला था उस पर रिपोर्ट भी काबीना को पेश कर दी गई है। जबकि बैंकिंग कोर्ट 3 कराची के जज मोहम्मद साद कुरैशी की डेपुटेशन की मुद्दत में तौसीक़ की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम बोर्ड लिमिटेड के इंतखाब के लिए डायरेक्टर्स की नामजदगियों की भी मंजूरी दे दी गई है। फंग के तिब्बी और तजारती मकासद के इस्तेमाल के हवाले से जिसके उगाने की एक समरी थी वो भी मंजूर कर ली गई है। जबकि नेपटा की सालाना रिपोर्ट 2018 और 19 को मौखर कर दिया गया है। इसके अलावा वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी की 21 अगस्त के फैसलों की तौसीक़ कर दी है। काबीना की कमेटी बर निस्कारी की 21 अगस्त के फैसलों की भी तौसीक़ कर दी है। इसके अलावा काबीना की कमेटी बर सनती इस्लाहात की 27 जुलाई और 13 अगस्त के फैसलों की भी आज तौसीक़ कर दी गई। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भारत का FATF में पाकिस्तान के खिलाफ नया घिनौना खेल। पुलवामा ड्रामे की आड़ में मीडिया के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ साजिश बेनकाब हो गई। भारतीय मीडिया ने पुलवामा हमले में मुबैना मुलव्वस किए गए शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फैसल रजा से। फैसल रजा, एक ऐसे वक्त में कि जब FATF का इजलास होने वाला है तो भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई, ये साजिश बेनकाब किस तरीके से हुई? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि भारत जो है वो कोई मौका ऐसा जाने नहीं देता जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कोई साजिशकार फरमा ना हो। हिंदुस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास से कबल पाकिस्तान के खिलाफ एक नया घिनौना खेल जो है वो शुरू किया है। भारत की पुलवामा ड्रामे की आड़ में बजरिया मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ मकाराना साजिश जो है वो
बेनकाब हो चुकी है। पुलवामा हमले में मुबैना मुलव्वस किए गए मोहम्मद उमर फारूक का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। भारतीय मीडिया का उमर फारूक के पाकिस्तान में 2 बैंक अकाउंट, 2 चेक, शनाख्ती कार्ड सामने लाने का झूठा दावा किया गया। भारतीय मीडिया की एक चेक जो है वो पेशावर का, जबकि दूसरा खैबर एजेंसी का जाहिर करने की बेबुनियाद कोशिश की गई। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान से 10,43,000 रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी आयद किया। भारतीय मीडिया ने पुलवामा ड्रामे से मुतल्लिक खुद ही मोदी सरकार के मुंह पर इस तरह कालक मल दी कि मोदी सरकार के तमाम तर जो धोखेबाजियां हैं उनको इस तरीके से दिखाया गया कि शनाख्ती कार्ड और हर चीज जो है वो जो दिखाई गई वो जाली निकली। जिन पाकिस्तानी बैंकों का जिक्र किया गया वहाँ दावा करदा शनाख्ती कार्ड पर अकाउंट ही मौजूद नहीं। भारतीय दावे करदा जो खास तौर पे अकाउंट, शनाख्ती कार्ड और दीगर रिकॉर्ड जो है वो सामने लाया गया वो जाली साबित हो चुका है। बैंकों ने अकाउंट्स में गलत नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, वल्दियत और तारीख पैदाइश की निशानदेही कर दी है और भारतीय चैनल्स ने उमर फारूक को मुर्दा करार दिया, जबकि पाकिस्तान में मौजूद उमर फारूक जो है वो जिंदा निकला। पाकिस्तान में अलाइड बैंक नुमाइंदे ने बाकायदा उमर फारूक से फोन पर राब्ता किया और गुफ्तगू की, जबकि जिस दूसरे बैंक का जिक्र किया मीजान बैंक का, उसके नुमाइंदे ने भी जो है वो पेशावर में उमर फारूक से न सिर्फ जो है वो मुलाकात की बल्कि बातचीत भी की। भारत ने उमर फारूक के अप्रैल 2018 में जम्मू में दाखिले का दावा किया था, वो भी बेबुनियाद और झूठा निकला, क्योंकि मीजान बैंक का जो चेक सामने लाया गया उस पर अगस्त 2018 की जो है वो तारीख मौजूद है। हिंदुस्तान, मोदी सरकार, भारतीय मीडिया के गठजोड़ के साथ पाकिस्तान मुखालिफ मुश्तरका साजिश का जो तमाम तर मलबूबा है उसका बीच चौराहे जो है वो भांडा फूट गया है। हिंदुस्तान इस सारे खेल को पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों, खासतौर पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के खिलाफ जो है इसको इस्तेमाल करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। जी, घिनौनी साजिश की जा रही है भारत की जानिब से। बहुत शुक्रिया फैसल रजा। नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश का पानी आज छठे दिन भी नहीं निकाला जा सका। डिफेंस, क्लिफ्टन, नया नाजिमाबाद में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का पानी जमा है। टावर के इलाके से भी पानी नहीं निकाला जा सका है। कराची से फयाज यूनुस रिपोर्ट करेंगे। कराची में बारिश हुई, रुक गई, लेकिन मसाइल नहीं रुक रहे। मुख्तलिफ इलाके आज छठे दिन भी ज़ेरे आब हैं। कयूमाबाद में आज भी जगह जगह पानी जमा है। डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों से भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। खारदर, मीठादर, लियारी और टावर के मुख्तलिफ इलाके भी ज़ेरे आब हैं। शहरी कहते हैं मालूम नहीं इस शहर को किसकी नजर लग गई। पानी खड़ा है, ये इंतजामिया की नाअहली है तो वो ध्यान नहीं देते कामों पर। अगर हर आदमी अपना काम, अपने हिस्से का काम खुद करने लगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो परेशानी आवाम को हो रही है ये नहीं हो रही। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ जो है मुखलिस नहीं है। अभी सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि आके देखे तो सही यहाँ क्या हालत बनी हुई है। आज जो जुम्मे के दिन से बारिश रुकी हुई है, तकरीबन अभी हालात देख लें, पानी ऐसा खड़ा है कि जैसे अभी बारिश हुई होती है। नया नाज़िमाबाद में मकानात आज भी डूबे हुए हैं। 6 दिन बाद भी वहाँ कई फीट पानी जमा है। मकीनों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। एरिया में जहाँ से पानी निकल गया अब वहाँ गंदगी और कीचड़ मौजूद है। कैमरामैन इमरान खान के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके अजीजाबाद में सीवरेज का निज़ाम बैठ गया। गंदा पानी गलियों में जमा हो गया है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कराची का इलाका है अजीजाबाद, जहां पर सीवरेज का निज़ाम बैठ चुका है। गंदा पानी गलियों में जमा हो चुका है। इलाका मकीनों को इससे शदीद मुश्किलात का सामना है और इलाका मकीनों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा किरण खान से। किरण खान, कहिएगा इलाका मकीन किस किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हुकूमत सिंध से मुतालबात क्या हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त भी अजीजाबाद ब्लॉक 2 की अब तक सूरत हाल है। मुख्तलिफ मकामात पे हमने देखा कि नाले जो हैं वो गटर जो हैं वो उबल रहे हैं, जबकि अभी भी लोगों के घरों में सीवरेज का पानी जो है मौजूद है। वहाँ पे जितनी भी सीवरेज की ब्लॉक 2 के अंदर लाइंस हैं वो सब खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर इलाका मकीनों ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ बारिश की वजह से नहीं बल्कि इससे पहले ही इस इलाके में बहुत से मसाइल थे सीवरेज के जो ठीक नहीं किए गए। बारहा वाटर बोर्ड से जो है वो गुजारिश की गई, अपील की गई, एप्लीकेशंस भी दी गई, लेकिन अब तक कोई सुनने वाला नहीं है। सिंध हुकूमत से यहाँ पर जो मकीन है वो मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। उनके एरिया में जो सीवरेज का काम है वो कराया जाए ताकि लोगों के घर से भी सीवरेज का पानी निकले। और जो टूट फूट सड़कों पे हुई हुई है वो भी एक अलग मसला है जिसको फौरी तौर पर ठीक किया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया किरण खान।
کراچی میں آج جو مسئلہ ہے اس کا حل 16 نکات میں دیا تھا. بارش کا پہلا سپیل آ گیا, دوسرا آ گیا, انتظامیہ کہیں دکھائی نہ دی. چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو. مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کراچی میں ایک پتھر ایسا نہیں رکھا گیا جس کی فیس منظور کاکا کے ذریعے بڑوں کو نہ پہنچی ہو. ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. آج کے حالات اور آج کے مسائل دیکھیں, ان میں سے ایک بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم نے نہیں کی ہو ان 16 نکات میں سے, جس میں آج جو آپ مسئلہ کراچی فیس کر رہا ہے اور اس کا جو حل تلاش کر رہے ہیں, وہ سب ہم نے وہ ساری باتیں بتائیں. اس کے اندر سرجانی سے لے کر ڈیفنس تک سب ڈوب گیا. ایسے مناظر کراچی نے اس سے پہلے نہیں دیکھے. پہلے اسپیل آ گیا, دوسرا اسپیل آ گیا, تیسرا اسپیل آ گیا. میں نے کوئی انتظامیہ کے لوگ گراؤنڈ پر نہیں دیکھے. 2008 کے بعد کراچی میں ایک ایسا پتھر نہیں رکھا گیا جس کی فیس منظور کاکا کے ذریعے زرداری صاحب کو نہ پہنچی ہو. سونے سہاگا یہ ہے کہ اس ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو میری نظامت ختم ہوئی ہے 2010 میں, اور 2013 میں اسی وزیر اعلیٰ نے اپنے سائن سے جو ڈپارٹمنٹ اس شہر کی چور کی چوری پکڑتا تھا, یعنی کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی چوری پکڑتا تھا, اس چوکیدار ڈپارٹمنٹ کو چور کے انڈر میں دے دیا. حکومت کا تجارتی و طبی مقاصد کے لیے بھنگ کاشت کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ. پنجاب, خیبر پختونخوا اور سندھ کے 3 اضلاع میں بھنگ کی کاشت کی جائے گی. وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے. مزید جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اب آپ کو بتائیں کہ حکومت کا تجارتی و طبی مقاصد کے لیے بھنگ کاشت کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ. پنجاب, خیبر پختونخوا اور سندھ کے 3 اضلاع میں بھنگ کی کاشت کی جائے گی. سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سہیل, بتائیے گا کہ کب تک یہ کاشت کی جائے گی؟ دیکھیے, پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایت تھی وزارت اینٹی نارکوٹکس کنٹرول کو کہ اس بھنگ کے ذریعے سے اس پہ طبی اور تجارتی مقاصد کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, جس کے لیے لازم ہے کہ قانونی طور کے اوپر 3 اضلاع میں, جس میں مری کا ایک تحصیل کا علاقہ بنتا ہے, دوسرا خیبر پختونخوا کا علاقہ ہری پور اور تیسرا سندھ کے ایک ضلع کے اندر اس کی بھنگ کی قانونی کاشت کی اجازت دی جائے اور اس کی سیکورٹی کی باضابطہ انتظام ہوگا کہ اس کا وہ غلط استعمال نہ کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بھنگ جو یہاں پر کاشت کی جائے گی اس سے میڈیسن تیار کی جائے گی اور بیرون ملک بھی وہ میڈیسن ایکسپورٹ کی جا سکے گی. اس سلسلے میں ایکسپورٹ پالیسی آرڈر 2006 میں ترمیم بھی کی جائے گی. وزارت اینٹی نارکوٹکس کنٹرول نے وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر 3 تجاویز سمری میں شامل کرتے ہوئے سمری وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج پیش کی تھی, اور اب اس کی حتمی منظوری کا ایکسپیکٹڈ ہے اس سے کچھ دیر بعد. جی, بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. برمنگھم میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد مزید پابندیاں لگائے جانے کا امکان ہے. سٹی کونسل نے شہریوں کو کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. عابد کاظمی نے رپورٹ بنائی ہے, آپ دیکھیے. برمنگھم میں کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آنے پر برمنگھم کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا. ویسٹ مڈ لینڈز کمبائنڈ اتھارٹی کے میئر اینڈی اسٹریٹ اور برمنگھم سٹی کونسل کے ذمہ داروں نے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کے لیے سر جوڑ لیے, جبکہ ویسٹ مڈ لینڈز میئر نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے عوام سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کی ہے. برطانیہ کے سیکرٹری ہیلتھ میٹ ہینکاک نے خبردار کیا ہے کہ نوجوانوں کی جانب سے سماجی فاصلے کے رولز کی خلاف ورزی کے نتیجے میں کرونا وائرس کے کیسز میں پھر سے اضافہ ہو سکتا ہے. ہاؤس ہولڈ میل جول سے متعلق برمنگھم میں نئے رولز متعارف کروائے جا سکتے ہیں. برمنگھم سٹی کونسل کے ترجمان کے مطابق زیادہ کرونا وائرس ٹیسٹنگ کی وجہ سے بھی اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ ہفتے 3000 سے زائد افراد کی ایڈیشنل واک ان سائٹس ٹیسٹنگ کی گئی تھی. کرونا وائرس کے جن نئے کیسز کی نشاندہی ہوئی ہے ان میں سے اکثریت کی عمریں 20 سے 39 برس کے درمیان تھیں. رواں ہفتے 712 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد برمنگھم سٹی کونسل کی انتظامیہ کی تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے. دوسری جانب ادارہ معارف اسلام برمنگھم کی جانب سے تقریباً 20 افراد کے رزلٹ پازیٹیو آنے کی تصدیق کی گئی ہے, جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں میڈیا میں یہ خبریں پھیلائی گئی تھی کہ ادارہ معارف اسلام میں عاشورہ کی مجالس کے دوران کرونا وائرس پھیلا ہے, جس کے باعث کمیونٹی میں بہت سخت تشویش پائی گئی, لیکن جب چیک کروایا گیا تو اکثریت شرکاء کا ٹیسٹ منفی آیا. ادارہ معارف اسلام کی انتظامیہ نے 92 نیوز کے ذریعے کمیونٹی کو پیغام دیا ہے کہ تمام مومنین جنہوں نے عاشورہ میں شرکت کی خیریت سے ہیں اور جن کو تکلیف تھی وہ اب سنبھل چکے ہیں. برمنگھم سٹی کونسل
ने आशूरा के लिए किए गए इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया था। केसेज में अचानक इजाफे पर हुकूमत ने 14 सितंबर तक 6 आदमियों से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी लगा दी है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के बाद लोग ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं और उनकी सेहत पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। तहकीक के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह के दौरान लोगों में फ़िक्र, तशवीश और परेशानी की सतह में नुमाया इजाफा देखने में आया है। वालिदैन अपने बच्चों की ज़हनी सेहत के हवाले से खासे परेशान नज़र आते हैं। तफसीलात के लिए आपको दिखाते हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी और माली मुश्किलात के बायस लोग ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मुब्तला अफराद खुद को हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं और वो किसी बात पर तवज्जो भी मरकूज नहीं कर पाते, जिसके सबब इनकी नींद भी मुतासिर होती है और वो अफसरदा नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ औक़ात इस ज़हनी परेशानी के असरात इंसानी जिस्म के हिस्सों पर भी नजर आते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कांपना, पसीना आना, चक्कर आना, अस्याल होना या बीमार महसूस करना भी वाज़ेह अलामात हैं। माहिरीन कहते हैं हर 10 में से एक शख्स अपनी जिंदगी में इस दौर से गुजरता है, लेकिन बेशतर अफराद इस हवाले से इलाज के लिए रुजू नहीं करते। रॉयल कॉलेज ऑफ साइकोलॉजी ने ऐसी परेशानियों में मुब्तला अफराद के लिए मशवरा दिया है कि वो इस हवाले से अपने किसी अजीज या दोस्त से बात करें, सेल्फ हेल्पलाइन या ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से राब्ता करें और खुद को पुरस्कून रखने के तरीके सीखें। वर्जिश, योगा, कुतुबबीनी या मौसीकी सुनना भी मददगार साबित हो सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ डेवलपमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोफेसर कैथी गेर्सिक्विल का कहना है कि लॉकडाउन के पहले माह वालिदैन और बच्चों के एक सर्वे के नताइज के मुताबिक प्राइमरी के तलबा परेशान और नाखुश रहे, जबकि सेकेंडरी स्कूल के तलबा पर खास असरात मुरतब नहीं हुए। 13 और 14 बरस के तलबा के एक और सर्वे के नताइज के मुताबिक बच्चे गुज़श्ता बरस अक्टूबर की निस्बत लॉकडाउन के दरमियान कम परेशान थे, जिससे मालूम होता है कि मुख्तलिफ उम्र के बच्चों पर हालात का असर भी मुख्तलिफ होता है। बरतानिया में कोरोना वायरस के बायस अदालतों में मुकदमात ताख़ीर का शिकार होने लगे। हुकूमत की जानिब से क्राउन कोर्ट्स में काम करने की रफ्तार तेज़ करने के ऐलान के बावजूद हज़ारों अफराद को इंसाफ के हुसूल के लिए 2022 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। इंग्लैंड और वेल्स में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से 9000 मुकदमात की समाअत मुलतवी की गई है। वजारत इंसाफ का कहना है कि वो चाहती है कि पार्लियामेंट इंग्लैंड और वेल्स में ज़ेर समाअत मुकदमात के मुल्ज़मान को हिरासत में रखने का इख्तियार देने का आर्जी कानून मंजूर करे। वजारत इंसाफ का कहना है कि ये कानून क्रिमिनल जस्टिस का अहम जुज़ है, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि मुल्ज़म और मुतासरा फर्द दोनों के साथ तेजी से इंसाफ किया जा रहा है। मौजूदा कानून के तहत मुल्ज़मान को अदालत में पहली पेशी के बाद सिर्फ 182 दिन ज़ेर हिरासत रखा जा सकता था, जबकि हुकूमत की तजवीज़ के मुताबिक इसमें 2 माह तक का इजाफा कर दिया जाएगा। इस फैसले से अदालती निज़ाम को मजीद वक्त मिल जाएगा। ये तजवीज़ अदालतों पर कोरोना वायरस के असरात से निपटने के लिए पेश की गई है। जज और अदालतों के मुंतज़मीन रोजाना अदालतों में आने वाले सैकड़ों अफराद के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखने के लिए वाफर जगह हासिल करने की जस्तजू कर रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल मुकदमात के वकला का कहना है कि इंसाफ की फराहमी में ताखीर के असबाब कोरोना वायरस नहीं बल्कि खुद हुकूमत के पैदा करता है। उन्होंने वज़रा पर मजीद ताखीर के लिए सियासी फैसले करने का इल्जाम आयद किया, जबकि ऐसी सूरत में अगर गवाह तावन न करे तो मुकदमात खत्म हो सकते हैं। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फील वक्त अदालतों में कोरोना की वबा से कबल 37,000 से ज्यादा मुकदमात क्राउन कोर्ट्स में ज़ेरे अल्तवा हैं। पूरे मुल्क की नुमाइंदा क्रिमिनल बार एसोसिएशन का कहना है कि फील वक्त 43,000 मुकदमात ज़ेरे अल्तवा हैं। पाकिस्तानी कौंसलेट मैनचेस्टर में तैनात कौंसल जनरल तारिक वजीर के एजाज़ में रॉचडेल के मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी के मसाइल और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत की गई। तफसीलात एतजाज आसिम चौधरी की रिपोर्ट में। मैनचेस्टर की सियासी और समाजी शख्सियत हाजी चौधरी मोहम्मद शरीफ ने कौंसल जनरल तारिक वजीर के एजाज़ में मकामी रेस्टोरेंट में तारफी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा कौंसलेट के अमले ने भी शिरकत की। इस मौके पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान तारिक वजीर ने कहा कि कम्युनिटी के साथ जितना ज्यादा राब्ता होगा, मसाइल के हल में उतनी ही आसानी होगी। जब से मैं आया हूँ तो मैंने कोशिश की कि जितना हम लोगों से मिल सकें, उनसे सुन सकें और उनसे डिस्कस कर सकें उनके जो इशूज़ हैं, मसाइल हैं, तो जितना हम मिलेंगे उतने ज़्यादा वो मसाइल हल करने में हमारे लिए आसानी होगी। समाजी शख्सियत चौधरी अल्ताफ शाहिद, कानूनदान बैरिस्टर अमजद मलिक और चौधरी सरफराज शरीफ ने कहा कि कौंसल जनरल तारिक वजीर के ख्यालात इंतहाई काबिल तारीफ हैं और वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का दर्द रखते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की हकीकी मैनों में खिदमत की जाए। कौंसल जनरल साहब के बड़े ख्यालात अच्छे हैं, उन कम्युनिटी का दर्द रखते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कुछ काम किए जाएँ और हम कम्युनिटी भी उनसे बड़ी उम्मीद रखते हैं कि वो कम्युनिटी के मसाइल को अच्छे तरीके से हल करेंगे। ऐसा काउंसिल जनरल हमारे पास आया है जो पाकिस्तान के लिए दर्द भी रखता है और उसके पास आइडियाज़ भी हैं और कंजम्पशन है कि वो हमें सुनने के लिए भी तैयार है और नई नई चीज़ें हमारे बच्चों के लिए, हमारे उलमा के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, तो वो ये अल्लाह अच्छा करेगा और ये पाकिस्तान के लिए खुशबख्ती है
کہ ایسے سفارتکار ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ سردار غلام مصطفیٰ نے اس موقع پر کہا کہ کونسل جنرل طارق وزیر کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں، کمیونٹی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ موجودہ کونسل جنرل جو ہیں ان کے دور میں انشاءاللہ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں جو بھی ہیں وہ پرائرٹی کی بنیاد پہ انشاءاللہ حل کیے جائیں گے۔ عشائیے میں تقریب میں مانچسٹر نادرا آفس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصل، سابق امیدوار یورپین پارلیمنٹ چودھری محمد اسلم اور دیگر افراد نے بھی بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے میزبان حاجی محمد شریف نے آخر میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ طارق وزیر بحیثیت کونسل جنرل آف پاکستان مانچسٹر کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، گریٹر مانچسٹر۔ ترکی کے شہر استنبول میں مقامی کمپنی کی طرف سے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے معاشی اور کاروباری تعلقات کو مزید مستحکم بنانا تھا۔ سابق وفاقی وزیر چودھری عابد شیر علی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ استنبول میں معروف پاکستانی بزنس مین علی خالد کی جانب سے پاکستان اور ترک بزنس مین کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں ترکی اور پاکستان کے اشتراک سے چلنے والے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ خاص طور پر ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے پاکستانی مصنوعات کو ترکی کی منڈیوں میں آسان طریقے سے متعارف کرانے اور مقامی ٹیکس سسٹم کے حوالے سے گفتگو کی۔ سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی، ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بزنس کمیونٹی کے رہنما علی خالد کا کہنا تھا کہ ٹیکس کے حوالے سے ہمیں کافی مشکلات درپیش ہیں، حکومتی سطح پر مزید اقدامات کیے جائیں تاکہ کاروباری طبقے کو اس حوالے سے مراعات مل سکیں۔ اس سے پاکستانی معیشت کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ آخر میں مہمانوں کے احساس میں ظہرانہ دیا گیا۔ دبئی میں ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم اسکول SOPs کے تحت دوبارہ کھول دیا گیا۔ اسکول میں فٹ بال اور کرکٹ کے نئے میدان کا افتتاح کرتے ہوئے کونسل جنرل پاکستان قونصلیٹ دبئی احمد امجد علی کا کہنا تھا، شیخ راشد پاکستان اسکول کو دبئی کا جدید ترین اسکول بنانے کے عزم کا اعادہ رکھتے ہیں۔ تفصیلات مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ دبئی میں پاکستان کے شیخ راشد اسکول کی نئی فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ کے افتتاح کی تقریب ہوئی، جس میں پاکستانی قونصل جنرل احمد امجد علی نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ تقریب کے آغاز میں ننھی بچی نے ملی نغمہ پیش کر کے ماحول گرما دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قونصل جنرل احمد امجد علی کا کہنا تھا کہ حکومتی احکامات اور SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے دبئی قونصلیٹ کے زیر نگرانی تمام اسکول کھول دیے گئے ہیں۔ اگلے سال پاکستان قونصلیٹ کے اسکولوں میں A لیول اور O لیول کی کلاسیں بھی شروع کی جائیں گی۔ تقریب میں بورا کمیونٹی کے رہنما طاہر بورا، مصطفیٰ حمانی، احمد شیخانی سمیت پاکستانی بزنس کمیونٹی کی دیگر شخصیات نے شرکت کی، جن میں اسکول کے لیے امداد دینے والے مخیر حضرات کی بڑی تعداد شامل۔ یہ فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ پاکستانی کمیونٹی کے مخیر حضرات کے تعاون سے بنائی گئی۔ تقریب میں سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے شرکاء کی نشستوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ قونصل جنرل نے نقاب کشائی کر کے گراؤنڈ کا افتتاح کیا۔ شرکاء نے کھیل کا مظاہرہ بھی کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی قونصل جنرل کا کہنا تھا، 4 ماہ کورونا کے دوران اسکول کو بہتر کرنے کے لیے بہت محنت، اسکول انتظامیہ اور پرنسپل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بچوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ اسکول ہم نے 1 تاریخ کو کھولا، 1 تاریخ سے ریگولر بچے آ رہے ہیں اور یہ چند اسکولوں میں ہے جو اس میں یہ بچے پاکستانی آ رہے ہیں یا کسی اور اسکولس میں جا رہے ہیں۔ اور آج ہم نے ملٹی پرپز گراؤنڈ کو اسی کورونا کے دنوں میں بنایا، یہ بھی ون آف اٹس کائنڈ ہے کسی بھی ایشین اسکول میں۔ اور آپ نے کلاس رومز کا راؤنڈ لیا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ ایکوپمنٹ پرووائڈ کی گئی ہے، نیا فرنیچر پرووائڈ کیا گیا ہے، فلورنگ نئی ہوئی ہے۔ سو اسکول کی شکل بدلی ہے ہم نے ان 4 مہینوں میں، اور آئی ایم شیور کہ جو اگر آپ بچوں اور پیرنٹس کے بھی کمنٹس لیں تو وہ بہت خوش ہیں۔ اس موقع پر کمیونٹی اور میڈیا کے نمائندوں نے اسکول کے گراؤنڈ، IT لیب اور کلاس رومز کا وزٹ کیا اور کیک کاٹا گیا۔ کلاس روم کو پروجیکٹر سمیت نئے فرنیچر سے آراستہ کیا گیا۔ اس موقع پر موجود ڈونرز نے اسکول انتظامیہ اور قونصل جنرل کے جدید ماڈل اسکول بنانے کے ویژن کو سراہا۔